देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट पहला सवाल है वर्क एनर्जी पावर का, सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। कितना फोर्स लग रहा है? 3i कैप प्लस 4j कैप। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। देन फाइंड वर्क बताइए। एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट गिवन है आपको और फोर्स उस पर कितना लग रहा है ये डायरेक्ट गिवन है, तो क्या होता है वर्क सिंपल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको समझाया था वर्क इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट? 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए साहब, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे? इसके साथ। ये क्या है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट में, फिर से रिकॉल कराता था, वेक्टर बहुत टाइम हो गया होगा आपके पढ़े हुए। देखो बेटा i डॉट i होता है 1। क्यों होता है 1? i डॉट i 1 ही क्यों होता है? क्योंकि ये i और i का डॉट प्रोडक्ट है। i इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड 1 a। देखो a डॉट b क्या होता है? a b cos थीटा। i कैप का मैग्नीट्यूड बोलो 1, इस i कैप का मैग्नीट्यूड बोलो 1 और इनके बीच में एंगल बोलो 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो i डॉट i क्या हो जाएगा? 1। अच्छा साहब j डॉट j क्या हो जाएगा? j डॉट j भी 1 हो जाएगा। अच्छा k डॉट k क्या हो जाएगा? k डॉट k भी 1 हो जाएगा। ये सारे 1 हो जाएंगे। अगर i डॉट j निकाला जाए तो ये क्या होगा? तो देखो इस i का मैग्नीट्यूड 1, j कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 और i और j के बीच में, क्योंकि i इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस एंड j इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री। तो इसको लिखेंगे आप cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये टर्म हो जाएगा आपका 0, तो i डॉट j होगा 0। सिमिलरली j डॉट k क्या होगा? 0। अच्छा k डॉट i क्या होगा? 0। इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए आइए अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो बताइए a प्लस बी इंटू समथिंग, जैसे इसको मान लो a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस सी कुछ है, तो क्या डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है? एसोसिएटिव का क्या मतलब है? एसोसिएटिव का मतलब है कि a वेक्टर का अगर मुझे डॉट लेना है b वेक्टर प्लस c वेक्टर के साथ, तो आप लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। और सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिव नहीं, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना। तो ये लॉ को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया। तो इसको मिटा दो, ये अपन जानते हैं कि आप जैसे इनको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो 3i का डॉट ले सकते हो 2i के साथ, 3i का डॉट ले सकते हो 2i के साथ। तो 3i का 2i के साथ करो तो क्या होगा? तो 3i 2i के साथ प्रोडक्ट होगा, तो i डॉट i1 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? सिंपल 6। अब इसके साथ प्लस या माइनस नहीं आ रहा और इसके साथ डायरेक्शन भी नहीं आ रहा, क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है स्केलर, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। i डॉट i खत्म हो गया। देखो 3i मल्टीप्लाई 2i तो क्या होगा? 6i डॉट i होता है 1, इसलिए 6 लिखा है। प्लस 3i का प्रोडक्ट j के साथ करेंगे तो 3 तो बाहर निकल जाएगा और i का प्रोडक्ट j के साथ क्या आना है? 0। i का प्रोडक्ट j के साथ आना 0। अच्छा i का प्रोडक्ट k के साथ भी आना है 0। क्लियर है ये बात? अब फिर से सुनिएगा, ji कैप एंड 2i कैप क्या होगा? ये भी होगा 4 दूना 8 इंटू 0। सर 0 क्यों लगा दिया? अरे भाई j का i के साथ 0 होता है, j डॉट i 0 होता है। अच्छा सर ठीक है, इस j का इस j के साथ, तो j डॉट j 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -1 और ये 4, तो क्या होगा? -4। क्या होगा साहब? -4। अच्छा इसमें k कैप है लेकिन इसमें k कैप तो है ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहीं z एक्सिस में हुआ है लेकिन z एक्सिस में फोर्स लग ही नहीं रहा, तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें k होता तभी तो k के साथ प्रोडक्ट होता। इसमें j का प्रोडक्ट k के साथ 0, i का प्रोडक्ट भी k के साथ क्या होगा? 0। तो 6 - 4 बराबर 2 जूल आंसर आया। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत आसान सवाल था, इतना इलस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमें समझ आता है। बिल्कुल बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन एक बार जो कंसेप्चुअल चीज है उसको ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि इस चीज का यूज हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा करेंगे। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डॉट प्रोडक्ट एक बार रिवाइज कराने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर है कि ये बात समझ में आ गया? ऐसे सवाल आएंगे कर लोगे, वर्क दिया होगा डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो डॉट प्रोडक्ट लेते समय याद रखना i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0 होता है। तो इस i का प्रोडक्ट j के साथ करोगे 0 आएगा, इस i का k के साथ करोगे 0 आएगा, इस i का i के साथ करोगे तो ही नॉन जीरो रिजल्ट आएगा। स्क्रीन पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई? चलो आगे, स्क्रीन पॉज करके लिखो। चलो आगे दूसरा सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है, सवाल सुनिएगा। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, एक 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का फोर्स है,
विच इज एक्टिंग अलोंग द वेक्टर दिस। फोर्स भी तो वेक्टर होता है सर, लेकिन वो फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं बताया मैंने। मैं कह रहा हूं कि 20 न्यूटन एक फोर्स है, देखो 20 न्यूटन का फोर्स है, एक्टिंग अलोंग द वेक्टर इस, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। ये जो मेरा फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 20 है, लेकिन डायरेक्शन उसका नहीं पता, तो कहां से लाऊंगा? तो इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो एग्जैक्टली इसका यूनिट वेक्टर निकाल के यहां पे रख दो। ये मान लो अगर ए वेक्टर है, अगर आप इसको ए वेक्टर कहते हो तो ये ए कैप आएगा। तो देखो 20 इंटू इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या बोलो? आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट अंडर 14, आई एम सॉरी के कैप है, के कैप ना, आई जे और ये के है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, रूट 14 का होल स्क्वायर 14 प्लस 2 16, 16 तो ये 4 आ जाएगा बेटा। 20/4 क्या होगा? 5। आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट अंडर 14 के कैप। ये क्या निकाला अपन ने? फोर्स वेक्टर निकाला है। ये क्या निकाला है? फोर्स वेक्टर निकाला। अब सुनिए, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या निकालना है अपने को? वर्क। तो वर्क निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर बताइए बेटा क्या है? ये 3 है, तो ये 3 आई कैप होगा प्लस 4 जे कैप होगा प्लस के कैप होगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, तो ये हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 2i माइनस 4j, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्लस के कैप। यहां से देखेंगे तो 3i में से 2i जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? आई कैप प्लस 4j ये कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस 4j और ये माइनस 4j। अच्छा 4 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और के क्या हो गया बेटा? 2k। अब अपने को क्या चाहिए था? हमें अपने को चाहिए था वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर डायरेक्टली गिवन था कि हमने कैलकुलेट किया, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में फोर्स डायरेक्टली गिवन था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन था। फोर्स वेक्टर गिवन था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन था। यहां पे फोर्स वेक्टर गिवन नहीं था। क्या गिवन था सर? तो यहां पे मैंने आपको क्या दिया था? यहां पे मैंने फोर्स 20 न्यूटन और उसका डायरेक्शन फोर्स 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का था और डायरेक्शन इसके पैरेलल था। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इस यूनिट वेक्टर को जो डायरेक्शन बताता है इस ए का, उसी की तरफ फोर्स था, तो उसके यूनिट वेक्टर से चिपकाना पड़ा, तब ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स आया। ये भी 20 न्यूटन फोर्स वेक्टर ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है, और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो डायरेक्शन कैसे आएगा? डायरेक्शन आएगा यहां से, और यहां पे फोर्स आप निकाल चुके हैं, 5 बाहर रहेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट अंडर 14 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है आई कैप प्लस 2 के कैप, मतलब यहां पे जे नहीं है, तो जे का आई के साथ 0, जे का के साथ 0, तो जे वाला कैंसिल हो जाएगा। 5 एज इट इज बाहर रहेगा, आई का आई के साथ करेंगे 1 आएगा, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 14, है ना? तो इसको ऐड तो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 रूट 14 प्लस 1 इंटू 5 है, तो तुम बस रहने दो, न्यूमेरिकली इसको ऐसे ही, ये जूल आंसर आ गया। क्लियर है? कोई खास बात नहीं है, मैंने कुछ भी रैंडम डेटा ले लिया है, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है ना? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है साहब। आगे देखते हैं। देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर 10 kg का ब्लॉक रख दिया और उस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितने केजी का ब्लॉक रख दिया अपन ने? 10 kg का, उस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया एफ म्यू इज इक्वल टू 0.2। फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर। अब यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा पता नहीं, ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सवाल में लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट कैसे डिस्प्लेस किया? बाहर में जाए, उसने बोला 5 मीटर डिस्प्लेस किया है, मेरे लिए 5 मीटर डिस्प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट साहब 5 मीटर डिस्प्लेस करके यहां पे आया है। तो मैं जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा था, देखो इस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा था, इस पॉइंट पे अपन ने फोर्स अप्लाई करा था, इस पॉइंट पे, तो पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर, और फोर्स कितना लगा रहा था? 40 न्यूटन। तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 200 जूल। सिंपल आंसर है।
अब इसमें म्यू भी था, उसका कोई रोल नहीं है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फोर्स एक्टिंग एट दैट टाइम, या वर्क, मैंने इस पे ऑब्जेक्ट पे नेट वर्क डन निकाला है कि वर्क डन बाय 40 न्यूटन निकाला है सिर्फ। देखिए, फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ओनली, अप्लाइड फोर्स का वर्क निकाला है, 40 न्यूटन का वर्क नहीं निकाला है। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्प्लेस करके गया है 5 मीटर, तो अप्लाइड फोर्स कहां लग रहा है? आगे। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और पीछे हुआ होता तो वर्क डन निगेटिव आता है ना। अच्छा, फ्रिक्शन कितना, अच्छा तुम इसमें पूछ सकते हो सर आपको कैसे पता वो आगे ही गया है, तो इसमें लिखना चाहिए था, पता नहीं है मुझे। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर अलोंग फोर्स, अब तो ठीक है, अलोंग फोर्स, अब तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं निकालूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये है वर्क डन बाय एफ। अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? तो देखो, जब भी बेटा ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा म्यू इंटू एन, ये आपने एनएल में पढ़ा है। ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल, नीचे की तरफ होगा एम जी। तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को लिख सकते हैं म्यू एम जी। ये किधर लग रहा है? पीछे। यार एन बराबर एम जी हो गया ना, तो पीछे लग रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आगे हुआ है? 5 इंटू कॉस 180 डिग्री। आप बोलेंगे सर कॉस 180 डिग्री कहाँ से आया है? तो ऑब्जेक्ट का फोर्स लग रहा है आगे, और ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे। अब मैं फ्रिक्शन का वर्क निकाल रहा हूं, तो ये फोर्स कितना था इस पे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझसे नेट वर्क पूछता तो मैं दोनों का वर्क निकालता, राइट। बताओ म्यू की वैल्यू बोलो, म्यू की वैल्यू है 2/10 इंटू एम बोलो, एम है तेरा 10 और जी भी है तेरा 10, राइट। और 5 इंटू कॉस 180 डिग्री इज -1, तो बेटा 10 से 10 कैंसिल होगा। 10 मल्टीप्लाई 5 50, 50 दूना 100, -100 जूल, -100 जूल, ये -100 जूल वर्क हुआ है। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg क्या होगा? वर्क डन बाय mg 0 एंड वर्क डन बाय नॉर्मल 0। अब बोला तो एक ही था, लेकिन अपन ने सारे ही फोर्सेस का वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन बाय नॉर्मल और mg 0 क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। और एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल बोलो 90 डिग्री। सिंपल, फोर्स कहाँ है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, सॉरी हाँ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर। सीधा देखो ना फोटो, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इधर है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा साहब? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? स्क्रीन को पॉज करिए और सब कुछ निकाल लीजिए। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। स्क्रीन पॉज करिए। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। ये समझिएगा, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय s नॉट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय s नॉट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट आगे कितना गया है? s नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गया है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? अब ढंग से सुनिएगा। अब आपको डाउट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आगे गया है या पीछे गया, तो मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय s नॉट डिस्टेंस अलोंग f, मतलब f की डायरेक्शन में गया। अब सुनो ढंग से, इसका FBD बनाना पड़ेगा अपने को। FBD बनाते समय ध्यान रखिए, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये फोर्स असल में इधर लग रहा है और वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस F फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे होगा F cos थीटा, F कंपोनेंट आगे होगा F sin थीटा। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर F का कंपोनेंट क्यों ले रहे हो? हमें तो सिर्फ निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? वर्क बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, वर्क बाय फ्रिक्शन। ये चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट
और इन दोनों के बीच का एंगल, यही चाहिए यही तो चाहिए ना। वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहे हो तो निकालना पड़ेगा ना बेटा। देखो ऊपर में नॉर्मल और नीचे ही mg, तो अब साफ साफ फोटो देख के पता चल रहा होगा आपको कि ऑब्जेक्ट हवा में तो नहीं उड़ रहा, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। इस वजह से नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस एफ कॉस थीटा के बराबर आएगा। दैट्स इट। फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो रिलेटिव स्लिपिंग ऑब्जेक्ट का जहां होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू एज इट इज ऊपर से उठा के नीचे रख दूंगा तो ये क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा तेरा mg प्लस एफ कॉस थीटा। अरे वाह यार, फ्रिक्शन आ गया, बधाई हो। अब तुम्हें वर्क चाहिए तो वर्क इज इक्वल टू होगा ये फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू mg प्लस एफ कॉस थीटा इंटू एस नॉट। पूछो माइनस कहां से आया? जवाब तुम्हारे पास है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय एस नॉट डिस्टेंस अलोंग एफ, जिधर फोर्स लग रहा था एफ उसी के डायरेक्शन में आगे की तरफ डिस्प्लेस किया है, और वैसे भी आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वही तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है या रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी को रोकता है? रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी को रोकता है ना। तो पीछे तो ऑब्जेक्ट जाने से रहा, पीछे कोई अप्लाइड फोर्स तो है नहीं। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, कभी भी फ्रिक्शन की वजह से मोशन नहीं हो जाएगा, है ना, उस कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में। अब बोलोगे सर हमने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है, बिल्कुल हमने भी पढ़ा है। फ्रिक्शन समटाइम फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ मोशन। जैसे एग्जांपल मैं यहां लेता हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं अगर वॉक करके आगे जा रहा हूं, क्या करके जा रहा हूं? वॉक करके, ऐसे चल के आदमी की तरह चल के जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? आगे। फ्रिक्शन किधर होगा? आगे। मैं एक इंसान अगर ईस्ट में वॉक करके जा रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ईस्ट में ही होता है, तो फ्रिक्शन की मदद से ही हम आगे चलते हैं। अब कई लोगों को जैसे ये सुनते हैं बेहोश हो जाते हैं कि क्या बता रहे हो सर, गलत पढ़ा दिया आपने, आदमी आगे जाता तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। रामलाल शांत हो जा, देख इधर, ऑब्जेक्ट जब आगे चलेगा ना तो देख पैर किधर ले जाने की कोशिश करते हो तुम जब आगे चलते हो? तो ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, हाथ रखो, ये देखो, हाथ देखो, यहां पे तुम्हारा पैर है, तो पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करते हो और फिर उसको उठा के आगे रखते हो। तो तुम्हारा पैर को जब जैसे ही तुम फोर्स लगा के पीछे ले जाने की टेंडेंसी डेवलप करते हो तो फ्रिक्शन आगे लग के अपोज करता है। हम स्लिपी सरफेस पे क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि जैसे हम चलने की कोशिश करते हो पीछे गिरते हैं कि आगे गिरते हैं? आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैर पीछे स्लाइड कर जाता है, क्योंकि हम अपने पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं और नीचे जमीन स्लिपरी है, वो सफिशिएंट फ्रिक्शन अप्लाइड करके हमें नहीं रोक पाता, हम पीछे हमारा पैर स्लिप कर जाता है। तो जैसे तुम आगे चलते हो ना अपने पैर को पीछे ले जाने की टेंडेंसी रखते हो, लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट होता है कि तुम्हारा पैर पीछे नहीं जाता, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होता है? आगे। तो एक आदमी वॉक करता है तो फ्रिक्शन उसी की डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है। ऐसे चलता है क्या तू? ऐसे ऐसे पैर घसीट के तो नहीं चलता ना। अगर पैर को स्लाइड करके चलेगा, स्लाइड ऐसे ऐसे, ये तेरा पैर है, ऐसे जाता है क्या सीधा? ऐसे अगर जाएगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो सम टाइम फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ मोशन। मैं कह रहा हूं कि इसी कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में यहां पे फ्रिक्शन पीछे लगा तो फ्रिक्शन कभी कॉज ऑफ मोशन इस कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। तो इसको लिख लीजिए आराम से, ये रहा आपका जवाब। स्क्रीन पॉज करिए, आराम से लिख लीजिए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये एकदम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है, एक सपोर्ट लगा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगा है, यहां से एक ब्लॉक को एल लेंथ की स्ट्रिंग से हैंग कर दिया है। ब्लॉक का मास है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को यहां से यहां तक थीटा डिस्प्लेस करा दिया है। देन फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अब वर्क डन बाय दिस फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहां से कहां तक करा है? तो देखना, असल में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तुम्हें लगेगा ऑब्जेक्ट यहां था और यहां चला गया, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट से हमें मतलब है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बताओ वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एंगल अगर थीटा है, ढंग से देखिएगा, ये एंगल अगर थीटा है और ये हो जाएगा आपका 90, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक किया, डायरेक्ट ऐसे टेंजेंट प्लॉट करो इनिशियल फाइनल, तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा तेरा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा।
ये क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। सही बोल रहा हो भाई। तो इसका एक कंपोनेंट होगा तुम्हारा, इसका ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ऐसे मत देखो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये अपने को इस पता नहीं है असल में, तो इसका कंपोनेंट लेने में भलाई नहीं है। ऐसे देखो ये एल है, तो अपने को क्या करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बिल्कुल यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अपने को इस डिस्प्लेसमेंट के इस कंपोनेंट से मतलब है। अब मुझे ये निकालना है असल में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें पता थोड़ी ना है, हमें तो निकालना पड़ेगा ये डिस्प्लेसमेंट एल के टर्म्स में। हमें क्या पता है, इस रस्सी का लेंथ पता है, इस रस्सी का लेंथ पता है, तो ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? ये लेंथ निकालने का एक आसान तरीका ये है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस एल का वर्टिकल कंपोनेंट, देखो ये यहां से यहां तक भी एल है, यही रस्सी का लेंथ ये था, तो एल का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा आपका एल कॉस थीटा, और एल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे ये होगा एल साइन थीटा। तो इस एल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां से यहां तक आएगा इसके पैरेलल आएगा, तो यही आएगा आपका एल साइन थीटा। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू एल साइन थीटा। मैंने पहले जो डिस्प्लेसमेंट बनाया था ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है, इस डिस्प्लेसमेंट का मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहां हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के डायरेक्शन में कितना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर तुम बोलते हो इसको, तो इसका यहां से यहां तक जो गया है आगे, ये लेंथ हमें चाहिए। और स्ट्रिंग जब सीधा था तो उसका लेंथ देखो ये एल था, तो यहां से यहां टेढ़ा हो जाएगा तो भी इसका लेंथ एल ही रहेगा। ये एंगल थीटा है, तो इस एल का ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चलेगा। अरे भाई ऐसे नहीं जानता, ये एल है और यहां से एंगल थीटा बन रहा है, तो इस एल का ये कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा और ये होगा एल साइन थीटा। जिधर थीटा होता है तो कॉस कंपोनेंट आता है और थीटा के अपोजिट में साइन आता है, तो ये आगे एल साइन थीटा। तो असल में ये जो ब्लॉक है कितना डिस्प्लेस करा है, एस। लेकिन मैं किसकी वजह से फोर्स वर्क पूछ रहा हूं, इस अप्लाइड फोर्स की वजह से। इस अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो होगा फोर्स किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस में। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं भी उससे मतलब नहीं, मुझे डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट होगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, इसका ये एक्स कंपोनेंट होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट पहले यहां था, अभी ऑब्जेक्ट यहां पाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट इस लाइन पे था, अभी इस लाइन पे, तो ये हो गया तेरे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बात खत्म। मेरी बात सुन, एक्स और वाई तू पहचानता है अगर अच्छे से, तो एक बात बता, ऑब्जेक्ट इस लाइन पे था, अभी ऑब्जेक्ट इस लाइन पे था, यहां पे था ऑब्जेक्ट, अब अभी यहां पाया जा रहा है, तो एक्स में ये वर्टिकल लाइन से एक्स में कितना आगे गया, ये इतना आगे गया, ये एल है, ये थीटा है, ये कंपोनेंट होगा इसका एल कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा इसका एल साइन थीटा। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, जिधर का फोर्स उधर का डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक्स में है तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट से हमें मतलब नहीं, हमें एक्स का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एक्स का डिस्प्लेसमेंट ये रहा। ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट यहां था यहां पहुंचा, कैसे पहुंचा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिधर फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है। बताओ समझ आया कि नहीं है? ऐसे इन नंबर ऑफ सवाल पूछते हैं। 60 डिग्री चला गया, 90 डिग्री चला गया, ऐसे देख, ये सवाल देख, यहां से ये फिक्स्ड है, ये एल लेंथ है, ये बॉब है, मास इसका एम है, इसमें फोर्स लगाया एफ और फोर्स अप्लाई करके इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया पूरा, ऐसे अभी भी फोर्स एफ ही लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट असल में इस पाथ से गया है, ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा पाथ लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्टेंस है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। सुन मेरी बात, मुझे किसी से मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट इनिशियली इस लाइन पे था, फाइनली इस लाइन पे है, मुझे वर्क इस फोर्स की वजह से चाहिए जो एक्स में लग रहा था, सॉरी मुझे वर्क इस फोर्स की वजह से चाहिए, मुझे वर्क इस फोर्स की वजह से जो एक्स में लग रहा था। तो ये बॉल एक्स में कितना आगे गया है, एल डिस्टेंस आगे गया, तो एफ इंटू एल हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा साहब। देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। समझ आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, कोई खास बात नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखो, ये बढ़िया सवाल है, यहां से आपको सीखने को मिलेगा कि वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इधर, फाइंड वर्क डन
डन बाई नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन 3 सेकेंड फ्रॉम लिफ्ट एंड ग्राउंड। मान लो कि एक लिफ्ट में आदमी है, लिफ्ट के अंदर है, और वो इस 4 kg ब्लॉक को देख रहा है, वो तुम्हारा ए है मान ले, और एक आदमी ग्राउंड पे बाहर है, ये बी है। लिफ्ट t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से ऊपर चलना शुरू किया। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और ऊपर कितने एक्सीलरेशन से चलना शुरू किया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से चलना शुरू किया। ठीक है बेटा, तो बताओ इस a की वजह से, मतलब a के रेफरेंस में नॉर्मल इस पे कितना वर्क करेगा? तो देखो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक ड्यू टू ए, या ड्यू लिखना ठीक नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू ए विच इज इन लिफ्ट इज 0। और ये बात मैंने कल ही समझाया था कि वर्क स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ऐसा नहीं कि यहां पे नॉर्मल नहीं लग रहा, नॉर्मल लग रहा है, इस पॉइंट पे, इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये आदमी भी एफबीडी बनाएगा तो बोलेगा कि 4 kg वाले ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और बोलेगा कि mg नीचे लग रहा है, और मैं खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं, इसलिए स्यूडो फोर्स इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा होगा, और उसका वैल्यू ma नीचे लग रहा होगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ma, mg प्लस a, m की वैल्यू बोलो 4, g बोलो 10 प्लस 4 कितना होगा? 14, तो 56 न्यूटन। 56 न्यूटन आपका नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ए के रिस्पेक्ट में? अरे भाई जो ब्लॉक लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट में ये आदमी खड़ा है, ए के रिस्पेक्ट में नॉर्मल एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नॉर्मल तो एक्ट हो रहा है। इस नॉर्मल की वजह से वर्क 0 क्यों हो गया? क्योंकि ए लिफ्ट के अंदर बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट रेस्ट पे है जहां पे नॉर्मल लग रहा था। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में जब ये देखेगा तो इसको ये पॉइंट यहां पे नॉर्मल लगता हुआ दिखेगा, लेकिन ये पॉइंट डिस्प्लेस होता हुआ नहीं दिखेगा। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0, इसलिए वर्क डन 0 है। और सिर्फ नॉर्मल ही नहीं, ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल ऑन अ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हिच इज इन अ लिफ्ट इज 0। अब अपन बात करेंगे फ्रॉम ग्राउंड, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज ऑन ग्राउंड। अब जो ग्राउंड पे बैठा है उसको तो ये लिफ्ट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, वो नॉर्मल की वैल्यू कितना देखेगा? क्या नॉर्मल फोर्स का वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड करता है? ए के रिस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, और बी के रिस्पेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट होगा? तो आप में से 70% बच्चे बोल रहे होंगे कि सर नॉर्मल का जो वैल्यू है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो होगा वो अलग होगा, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नॉर्मल अलग होगा। कितने लोग ऐसे हैं रामलाल टाइप? बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नॉर्मल देखो या लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नॉर्मल देखो, वैल्यू सेम आएगी। नहीं सर, ए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो तो स्यूडो फोर्स भी लगाएगा। स्यूडो फोर्स क्यों लगा रहा है? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन ये स्यूडो फोर्स लगा के क्या देख रहा है कि ब्लॉक चल रही है कि रुकी हुई है? ब्लॉक चल रही है। तो जहां फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ब्लॉक रुकी हुई है ना, रेस्ट में है। इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में है, तो ब्लॉक का वो पॉइंट जिसपे फोर्स लग रहा है वो भी रेस्ट में है। इसलिए नॉर्मल ऊपर लगा और स्यूडो फोर्स नीचे लगा और mg नीचे लगा, तो mg प्लस m। जब b देखेगा तो b कहेगा कि नॉर्मल ऊपर है। b के रिस्पेक्ट में नॉर्मल निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। b कहां पे है? ग्राउंड पे है। b बोलेगा नॉर्मल ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, लेकिन ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होगी n से। तो n ऊपर mg नीचे, तो n माइनस mg बराबर m इंटू a। ये इक्वेशन लगाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर B इस ऑब्जेक्ट को चलता हुआ देख रहा है, तो डायनेमिक्स का इक्वेशन लगाएगा। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये ब्लॉक इसको ये इसको रेस्ट में देख रहा है,
ये कह रहा है कि नहीं जाए, ये रेस्ट में है, तो नेट फोर्स पे 0 होगा, तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg प्लस स्यूडो। यहां से देख n बराबर mg प्लस a बराबर 56 न्यूटन ले, इधर नॉर्मल की वैल्यू या ग्राउंड से निकालो या लिफ्ट से निकालो, सेम आएगी। नॉर्मल की वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा, फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है। बताओ नॉर्मल ने कितना वर्क किया था ए के रिस्पेक्ट में 0, नॉर्मल कितना वर्क करेगा बी के रिस्पेक्ट में, करेगा भी, देख करेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल, सुनो क्या होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल होता है नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने निकाला ही नहीं, अब निकाल दूंगा, कोई खास बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो u 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो टी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया। नॉर्मल बोलो 56, हाफ ए की वैल्यू बोल 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल होकर आएगा 2, तो आएगा 108, सॉरी 112, 56 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 112, और 3 का होल स्क्वायर 9, ये आएगा जूल। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई खास बात नहीं। समझ आया कि नहीं है? इतना वर्क हुआ है साहब, किसने किया है? नॉर्मल ने। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर माइनस क्यों कर दिया? बताओ ब्लॉक जा कहाँ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे उसके रिस्पेक्ट में, ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो इसलिए वर्क क्या आएगा? निगेटिव। बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है 40 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो 4/2 2, और 9 का 3 का होल स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2 18, ये 18, तो 40 मल्टीप्लाई 18 जूल, ये है वर्क डन बाई ग्रेविटेशन। क्या थोड़ा महसूस हो रहा है वर्क क्या होता है? अब बताओ ग्रेविटी ने बी के रिस्पेक्ट में वर्क कितना किया? 40 मल्टीप्लाई 18। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में वर्क कितना किया? 0। क्यों ए के रिस्पेक्ट में वर्क 0 किया? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रुका हुआ है। अब ये चीज मैं एक अलग कंसेप्ट से जस्टिफाई कर देता हूं, मैं तुम्हें बोलूंगा और तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था ना कि वर्क अगर पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट होता है, बढ़ता है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो पॉजिटिव वर्क ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी डाल देता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। और निगेटिव वर्क उससे काइनेटिक एनर्जी खींच लेता है, बाहर खींच लेता है, कम कर देता है। और सर जीरो वर्क तो कुछ नहीं करेगा, ना काइनेटिक एनर्जी वापस लेगा, ना उसमें काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीरो वर्क के केस में ऑब्जेक्ट में अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था तो 5 मीटर पर सेकंड से चलना चाहिए, जैसा था वैसा रहना चाहिए। तो किसी भी इंस्टेंट पे 4 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद जब ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा तो रेस्ट में ही पाएगा। लिफ्ट में रखे अंदर दोनों, और लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेटेड हो रही तो लिफ्ट धीरे धीरे स्पीड अप होता जाएगा। और यहां से बैठ के ऑब्जर्वर देखेगा बी, तो देखेगा कि लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर तेजी से भाग रही तो ब्लॉक को भी तो उतनी तेजी से ऊपर लेके जाएगा। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक में 0 था टाइम 0 पे? यस, टाइम 0 पे काइनेटिक एनर्जी 0 था। थोड़े समय बाद बी इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट होता हुआ देखता है, लेकिन ए इसमें काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट होता हुआ नहीं देखता है। ए इसको हमेशा रेस्ट में देखता है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में वर्क 0 होगा इसमें नॉर्मल की वजह से और ग्रेविटेशन की वजह से। कोई वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा और हमेशा अनंत काल तक रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी लिफ्ट में और ये भी लिफ्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये चल ही नहीं रहा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर स्पीड अप होता जा रहा है, मतलब वर्क बढ़ता जाएगा। अच्छा, स्पीड अप हुआ मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ। तो लेकिन एक लोगों ने पॉजिटिव करा, दूसरे ने नेगेटिव किया, ये पॉजिटिव वर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां पे कंपेयर करके देख लेना, वर्क डन बाय नॉर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। जितना पॉजिटिव वर्क डन हुआ है उससे ज्यादा नेगेटिव वर्क, सॉरी, जितना नेगेटिव वर्क डन हुआ है उससे ज्यादा पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसीलिए। नेट वर्क डन निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? स्क्रीन पॉज करके लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करिए, अब लिख लो। चलो देखो इधर, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये लिफ्ट है, रस्सी से 2 kg का ब्लॉक हैंग कर दिया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे लिफ्ट रेस्ट में था,
और नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन शुरू हो गया। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स इन 4 सेकेंड फ्रॉम लिफ्ट। मतलब लिफ्ट में ही एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है, तो लिफ्ट वाला जो ऑब्जर्वर देखेगा वो इसको हमेशा रेस्ट में देखेगा। तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स and tension force, sorry, yes, is 0 with respect to observer which is inside the lift, which is inside lift, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो लिफ्ट के अंदर है, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो लिफ्ट के अंदर है। जो ऑब्जर्वर बाहर होगा उसके रिस्पेक्ट में कहानी अलग हो, क्यों, जो बाहर होगा उसको तो लिफ्ट को नीचे जाता हुआ देखेगा। तो ये देखो, ये रहा तेरा टेंशन टी। अब टी की वैल्यू ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो या ए के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालो, सेम आएगा। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बताओ, टी ऊपर, mg नीचे और ma ऊपर। क्यों भाई, क्योंकि इस बार एक्सीलरेशन नीचे है, तो सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। टी की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस ए। एम की वैल्यू बोल 2, जी बोलो बेटा 10, ए बोलो 5। अरे ये 5 है भाई, तो बताइए क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन। सही निकाला है क्या भाई। अच्छा, एम जी की वैल्यू कितना है, एम है आपका 2 और जी होता है 10, 20 न्यूटन। बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 20 न्यूटन, टेंशन फोर्स आ गया 10 न्यूटन। अब लिखेंगे आप वर्क डन बाय टेंशन। क्या वर्क डन बाय टेंशन निगेटिव होगा, यस, वर्क डन बाय टेंशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्यों वर्क डन बाय टेंशन निगेटिव होगा, तो आप ढंग से देखिएगा, ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, इस पर देखो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे होगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो ये माइनस टी टेंशन की वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को फिर से लिखेंगे आप हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया है u0, तो किसी भी टी टाइम में कितना चलेगा वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर से। तो ये बार हो जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू बताइए साहब, टेंशन की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू बताओ 5, कितने समय में चाहिए, 4 सेकेंड में, तो 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये कैंसिल करोगे 16 को तो ये 8 × 5 = 40 -400 न्यूटन, -400 न्यूटन, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अपन ने निकाली थी 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखो निकाला था 8 × 5 = 40, 40 मल्टीप्लाई 200 मतलब 800। ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरा लिफ्ट नीचे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटेशन फोर्स में नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन क्या कहेंगे आप, नेट वर्क डन कहेंगे 800 - 400 प्लस 400 जूल। मतलब ग्राउंड से अगर देखा जाए तो थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड ज़्यादा दिखाई देगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था जितना वर्क होगा उस पॉजिटिव वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव वर्क हुआ ना उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो एक बात सुनना, एक अलग मेथड से मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ वो सही है। सर आपका क्या मेथड है, मैं पता है क्या करना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूँ और मैं पहले ही बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी 400 जूल आएगा। सर आपको कैसे पता, क्योंकि बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 800 जूल वर्क हुआ है और तो 800 जूल काइनेटिक एनर्जी उसने बढ़ाई, लेकिन टेंशन ने -400 जूल कर दिया, मतलब 400 जूल उसने छीन लिया, तो बचा हुआ 400 जूल काइनेटिक एनर्जी में गया होगा, पक्की बात है। क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, वर्क डन नेगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी घटता है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालोगे सर, तो स्पीड देख लोगे ना पहले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या चाहिए, हाफ mv²। तो देखो हाफ m की वैल्यू बोलो 2 × v²। v कैसे निकालोगे, तो u + a t, a बोलो 5 और t बोलो 4।
तो 5 चौक 20 और इसका होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, 20 का होल स्क्वायर 400। बताओ मजा आया कि नहीं आया? तुम्हें वेलोसिटी निकालना नहीं आता क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आता है सर, आता है, चिंता मत करो, इतना तो आता है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालिए, साफ साफ आपको दिख जाएगा। u 0, एक्सीलरेशन 5, t 4 सेकंड। 4 सेकंड में तो निकाला था ना आपने वर्क। कितना बढ़िया, देखो कंसिस्टेंट है ये थ्योरी। क्या आपको ये लग रहा है कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो? अरे यार एकदम छोटी छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज देख भाई पढ़ाता ही नहीं, एग्जाम में ज्यादा मुश्किल चीज आता ही नहीं। एक बढ़ाता हो, कराता हो, लेकिन पहले पूरी बेसिक बात करने के बाद, अभी नहीं, अभी एकदम वास्तविकता को समझो। अभी छोटी छोटी चीज समझने के लिए अपन बैठे हुए हैं। देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है रिजल्ट, प्लस 800 माइनस 400 नेट 400 प्लस जूल है, मतलब वर्क डन प्लस में 400 हुआ है, नेट वर्क डन 400 हुआ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें इंजेक्ट हुआ है। कितना काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट हुआ, जितना वर्क हुआ होगा। कितना वर्क हुआ था? 400। देखो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली 400 आ गया 4 सेकंड में। समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए साहब, इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। एक ऑब्जेक्ट था, अब यहां पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, ये 5 kg, ये 3 kg। एट इज इक्वल टू 0 पे रिलीज द सिस्टम। सिस्टम को क्या किया है? रिलीज। एट इज इक्वल टू 0 सिस्टम इज रिलीज्ड। एट इज इक्वल टू 0 सिस्टम इज रिलीज। समझिएगा, देखो एट इज इक्वल टू 0 सिस्टम इज रिलीज्ड, then find work done in 2 seconds by tension and gravitational force on both block। अब सर पिछले सवाल में तो आप बताते थे कि किसके रिस्पेक्ट में वर्क निकालना है, यहाँ पे नहीं बताया, तो किसके रिस्पेक्ट में वर्क निकालेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में वर्क निकालेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या ये 5 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और 3 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा? कुछ एक्सेलरेशन से ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू होगी, आपको पता होगा, m2 माइनस m1। नीट 2020 में यही पूछ लिया था साहब, m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी। नीट 2020 शर्म आता है बताने में, ये सवाल पूछा था। देख भाई साहब, यहाँ पे ए की वैल्यू रखिए, सॉरी ए की वैल्यू निकालिए, 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू 10। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? ये 5 माइनस 3 2 और ये 8, तो 4 होगा, तो 10/4 मीटर पर सेकेंड। 10/4 होगा ना, 5 3 8 और 5 माइनस 3 2, तो 4। हाँ, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई खास बात नहीं, रहने दे। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। टेंशन कितना लग रहा होगा इस पे? तो टेंशन की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, T इज इक्वल टू 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2, सॉरी हाँ सही तो है, इंटू जी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सर टेंशन क्यों निकाल रहे हो? तो बेटा ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो एनएलएम से पहले आता है कि बाद में आता है? सर बाद में आता है। तो एनएलएम का बहुत सारा एप्लीकेशन यहाँ पे होगा छोटा छोटा। तुम्हें क्या चाहिए? वर्क डन बाय टेंशन। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू पता होगी तभी तो वर्क डन बाय टेंशन निकालोगे। तो बताओ 2 m1 की वैल्यू बोल, 5 मल्टीप्लाई 3 बटा 5 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू 10। तो सुनो, ये 8 और ये कैंसिल होगा तो क्या होगा? 4। 15 मल्टीप्लाई 10/4, ये 5 और ये 2, तो 75/2 न्यूटन। ये आ गया तुम्हारा टेंशन, है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कोई खास बात नहीं है। 75/2 न्यूटन आ गया तुम्हारा टेंशन की वैल्यू। अब किस पे वर्क निकालना चाहते हो? पहले 5 kg पे निकालो, ऑन 5 kg। 2 ब्लॉक है, ऑन बोथ ब्लॉक बोला है, तो ऑन 5 kg, ऑन 5 kg। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन? 5 kg। वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? तो 5 kg वाले पे टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर, और ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है? नीचे। तो आप लिखेंगे T इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होता है, सीधा देख लो कि ऑब्जेक्ट नीचे डिस्प्लेस कर रहा है और टेंशन ऊपर है, तो वर्क डन निगेटिव होगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ। देखो u तो 0, जब रिलीज किया था T इज इक्वल टू 0 तो u 0, हाफ। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन है 5/2 इंटू टी स्क्वायर। कितने देर में वर्क पूछा था? वर्क डन इन 2 सेकंड। देखो टाइम यहाँ पे बता दिया, कितने सेकंड में वर्क पूछा? 2 सेकंड में। तो 2 का होल स्क्वायर रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये 2 2 4, ये भी 4 कैंसिल हो गया। डिस्प्लेसमेंट आ गया तेरा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 5 मीटर। तो रखो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बोलो, 75/2 इंटू 5 जूल
विथ निगेटिव साइन। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है 50 × 5 जूल। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ऑन टू 3 kg। ऑन 3 kg, जब 3 kg की बात करेंगे तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स पॉजिटिव होगा। देखो ऊपर जा रहा है, ये वर्क डन बाई टेंशन पॉजिटिव होगा। देखो तो ये होगा वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू, बताओ कितना टेंशन है? टेंशन है 75/2। टेंशन तो दोनों ब्लॉक में सेम लग रहा होगा, और जितना ये नीचे गया होगा उतना ये ऊपर गया होगा, तो इंटू 5। सर ये तो वर्क डन बराबर आ गया, कोई बात नहीं, आगे देखो। वर्क डन बाई ग्रेविटी 30 × 5 इन द निगेटिव साइन, तो -150 जूल, और ये 250 जूल। ये कितना हो जाता? 250 जूल, ठीक है ना। अब देखो टेंशन ने 5 kg वाले पे कितना वर्क किया? -75/2 जूल। अच्छा, इंटू 5 ऑल्सो। 3 kg पे कितना किया? 75 × 5/2 जूल। जितना इस पे पॉजिटिव वर्क है उतना ही निगेटिव वर्क है, क्योंकि दोनों पे टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि एक ही बार में लग रहा है। इस पे जिधर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ऊपर होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर है, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टेंशन के अलॉन्ग है तो वर्क पॉजिटिव। इस पे डिस्प्लेसमेंट टेंशन के अपोजिट है, इसलिए वर्क निगेटिव। एकदम आसान बात है, ठीक है सर। अगर मैं टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन अ सिस्टम पूछूं, टोटल वर्क डन ऑन सिस्टम, सिंपल बात है, मैं ए 5 kg 3 kg पे नहीं कह रहा हूं, सिस्टम पे कह रहा हूं। बाय टेंशन 0। अच्छा, टोटल वर्क डन ऑन सिस्टम बाय ग्रेविटी 250 में से 150 हटा दे, 100 जूल। मतलब ग्रेविटी ने प्लस 100 जूल सिस्टम पे काम किया है। ग्रेविटी ने इस पे पॉजिटिव वर्क किया है और इस पे निगेटिव वर्क है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा नीचे होगा, तो 3 kg पे ग्रेविटेशन का वर्क निगेटिव और 5 kg पे ग्रेविटेशन का वर्क पॉजिटिव। क्या सर इसमें आप बता सकते हो निकाल के कि टोटल वर्क डन सिस्टम पे टेंशन ने 0 किया, ग्रेविटी ने प्लस 100 जूल किया है, इसका मतलब दोनों सिस्टम का, दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी 100 जूल होगी, क्योंकि टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स है 0, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या है? 0। टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 100 जूल, क्योंकि एक पे किया है -150, दूसरे पे किया है +250, तो 100 जूल हुआ ना भाई, -150 250। चल निकालते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगी? वेलोसिटी। उसके लिए क्या चाहिए होगी? वेलोसिटी। तो ओरली करते देख, v = u + at। u बोल 0, एक्सीलरेशन बोलो, एक्सीलरेशन कुछ यहां पे निकाला था अपन ने 5/2, टाइम बताओ 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गई 5। किसकी वेलोसिटी है ये? 5, दोनों की सेम रस्सी से बंधा, ये नीचे ये ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हाफ 5 3 दोनों का निकालोगे, दोनों स्केल है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, तो सिंपल होगा 5 + 3 8 इंटू स्पीड 5 का होल स्क्वायर। देखो ढंग से, ये 8/2 कितना हो जाएगा? 4, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 चौका 100 जूल। ये देख बता मजा आया कि नहीं आया? 100 जूल। अरे वेलोसिटी 5, हाफ mv² प्लस हाफ mv² करोगे तो हाफ mv² कॉमन निकलेगा, दोनों का स्पीड सेम है, m1 + m2 हो जाएगा। तो देखो यहां पे निकाल के काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी 2 सेकंड के बाद, सिस्टम का नेट काइनेटिक एनर्जी 2 सेकंड के बाद कितना आ रहा है? सिस्टम का नेट काइनेटिक एनर्जी 2 सेकंड के बाद कितना आ रहा है? 100 जूल आ रहा है। क्लियर है क्या बात? अच्छे से समझ में आ गया ये? चलो स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो। बढ़िया सवाल है बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए।